आज की दुनिया में चारों तरफ देखने पर आपको हर तीसरा व्यक्ति सेक्शन 498A आईपीसी का आरोपी मिलेगा। हर कोर्ट, हर प्रोसिक्यूटर को जैसे कोई और काम ही नहीं रह गया है, वो सब इसी 498A आईपीसी में या ऐसे ही दूसरे महिला अपराधों के प्रति लगे हुए हैं। पति तो रोते ही हैं, पत्नियां भी रोती हैं कि उनको न्याय नहीं मिला है। तो ऐसे में इस कानूनी बीमारी के कारण, लक्षण और परिणामों को एक बार दोबारा देख लेना उचित रहेगा। इतना पक्का है कि 498A आईपीसी का ऐसा विश्लेषण आपके लिए नए आयाम खोल देने वाला होगा। 498A आईपीसी को नए कानून भारतीय न्याय संहिता में इसे 2 सेक्शंस में बांट दिया गया है। सेक्शन 85 बीएनएस में मूल अपराध दे दिया गया है, जबकि 86 बीएनएस में क्रूअल्टी की परिभाषा दे दी गई है। यदि कोई पति या पति के रिश्तेदार महिला के ऊपर ऐसी शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक क्रूरता करेंगे जिससे पत्नी आत्महत्या के लिए प्रेरित होती हो, उसकी जिंदगी को खतरा पैदा होता हो या उसकी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए किसी किस्म का खतरा वहां होता हो या दहेज आदि के लिए प्रताड़ित किया जाता हो, तो उस पति एवं रिश्तेदार को दोषी मानकर उसे सजा दी जाएगी। इसमें शादी से लेकर 7 साल तक की अवधि के दौरान ऐसी कोई कानूनी शर्त नहीं है। एक बूढ़े पति पत्नी में भी यह 498A आईपीसी का केस बनवाया जा सकता है। लेकिन अनुभव के रूप में यह देखने में आता है, हम आपको कुछ तथ्य दिखाते हैं। तथ्य बिल्कुल नए होंगे। पहला, पुलिस के या कोर्ट कचहरियों के पास आरोपित क्रूरता की घटना की सत्यता जानने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। पत्नी ने जो आरोप लगाया है वह सच्चा है या झूठा है, इसको जानने का मुकदमे से पहले कोई दूसरा तरीका किसी के पास नहीं है। पत्नी अपनी बात सच कह रही है या उसकी मानसिक अवस्था खराब है, यह जानने का भी कानूनी संस्थाओं के पास कोई तरीका नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी शारीरिक, मानसिक अवस्थाओं से झुंझलाहट से भरे रहते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते रहते हैं। तो पत्नी ने जो आरोप लगाया है वह साफ और स्वस्थ मानसिकता के तहत लगाया है या कहीं कोई शारीरिक, मानसिक बीमारी है जिससे उसने ऐसा किया है। अगला पॉइंट है, केवल मूड खराब होने पर की गई शिकायत द्वारा एक घरेलू कहासुनी को डकैती, मर्डर, रेप जैसे कानूनी अपराध की संज्ञा दे दी जाती है, उसी जैसा ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। अगला पॉइंट है, पति पर वही समन्स और वारंट लागू हो जाते हैं जो डकैती, मर्डर, रेप, अपहरण व फिरौती के आरोपियों पर लागू होते हैं। अगला पॉइंट है, आईपीसी और बीएनएस के अनुसार यह गैर जमानती अपराध होते हैं। पत्नी की शिकायत पर पति व उसके रिश्तेदारों को अरेस्ट कर लिया जा सकता है और किया भी जाता है। हालांकि हाल के अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस अपराध को अब जमानती बना दिया है। स्वतः ही किसी भी अरेस्ट को नहीं किया जा सकेगा, उस पर रोक रहेगी। अगला पॉइंट है, अनेक ऐसे दृष्टांत देखने में आते हैं कि पत्नियां दूसरे पुरुषों के साथ सुविधापूर्वक, स्वच्छंदतापूर्वक रहने के लिए अपने ही पति और उसके रिश्तेदारों पर केस बनवा देती हैं, बूढ़े सास ससुर पर केस बनवा देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे रिश्तेदार भी फंसा दिए जाते हैं जिनका पति पत्नी के वैवाहिक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है, बस वे इतने दोषी होते हैं कि पति के रिश्तेदार हैं। अगला पॉइंट है, 498A आईपीसी या 8586 बीएनएस के नाम पर CAW सेल नाम का एक गैर कानूनी लूट तंत्र विकसित कर लिया गया है। इस CAW सेल नामक समूह की कोई कानूनी मान्यता किसी भी कानून में नहीं है, किसी संविधान में नहीं है। अगला पॉइंट है, 498A आईपीसी या 8586 बीएनएस और CAW सेल के बैनर तले चलने वाली लूट में पुलिस, प्रोसिक्यूटर, कोर्ट कचहरी सब शामिल हैं और वो क्योंकि शामिल हैं इसीलिए सही बदलाव के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। अगर वो सही रास्ते पर चलते तो ये गैर कानूनी संस्थाएं जैसे CAW सेल हैं, ये हमेशा के लिए खत्म हो चुकी होती। अगला बिंदु है, कोर्ट कचहरियों में इसी कानून के सबसे ज्यादा झूठे मामले दाखिल किए जा रहे हैं, जिससे अब लोगों ने आत्महत्या तक करनी शुरू कर दी है। अभी एक युवक का केस आया था, अतुल सुभाष का केस, वो आपने देखा ही होगा। एक अगला पॉइंट है, 498A के हर झूठे केस का इलाज
केवल सही क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। इसी से क्लाइंट को इस आरोप से बाहर निकाला जा सकता है और सही क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा इस मामले को डील करने के कारण ही हमारा कोई भी क्लाइंट आज तक इन केसेस में कभी भी नहीं हारा है। हम इंडियन लीगल सिस्टम के रूप में आपको वास्तविक जानकारी देते हैं कि कोर्ट्स के भीतर कानून, एडवोकेट्स और जज कैसे काम करते हैं। हम कोर्ट केसेस में आपको सहायता भी देते हैं। जब आप हमारे मेंबर बनते हैं तो हम आपका केस पढ़कर आपको उस केस की दशा व दिशा समझाते हैं। जीतने के लिए क्या करना जरूरी होगा हम यह भी आपको समझाते हैं। क्वशिंग और डिस्चार्ज की कितनी संभावना आपके केस में है यह संभावना भी बताते हैं। जीतने के लिए सबसे जरूरी जो कानूनी औजार है क्रॉस एग्जामिनेशन, हम क्रॉस एग्जामिनेशन भी आपको उपलब्ध करवाते हैं। हमने पूरे भारत में अनेक लोगों के जीवन और सम्मान की रक्षा की है। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने का रास्ता ले सकते हैं। 498A के हर केस में आमतौर से 5 बिंदु होते हैं। पहला, शादी में मेरे पिता ने इतना इतना दहेज का सामान और इतना इतना कैश दिया था। दूसरा पॉइंट होता है, मेरे पति या ससुराल वालों ने शादी के एकदम बाद मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और कहा कि अधिक दहेज लाओ। तीसरा पॉइंट होता है कि इन लोगों ने मेरा स्त्री धन हड़प लिया है और अब उसे वापस नहीं कर रहे हैं। चौथा पॉइंट होता है, देवर, जेठ, ससुर, नंदोई आदि पर जो भी पुरुष रिश्तेदार होते हैं उन पर छेड़छाड़ या रेप का आरोप लगा दिया जाता है। और पांचवा बिंदु ये होता है कि इसके साथ कुछ दूसरी घटनाएं भी दे दी जाती हैं। कोई कहता है कि मुझे जहर दे दिया गया, कोई कहता है मेरा सिर फोड़ दिया गया, कोई कहता है मेरे बच्चों को फीस आदि नहीं दी गई, कोई कहता है कि मेरे घर वालों को, मेरे भाई और पिता को उनके साथ अनादर किया गया। हर केस में ये घटनाएं अलग अलग से बताई जाती हैं। इन सब पॉइंट्स को अच्छे क्रॉस एग्जामिनेशन से नष्ट करना चाहिए। कैसे करना चाहिए ये हम आपको अलग अलग बताते हैं। पहला पॉइंट कि शादी में दहेज दिया था, इसके लिए सब सामान का बिल, इनवॉइस, कैश मेमो इन सब की मांग कीजिए। और यदि ये ना हो तो उन रिक्शा, टेम्पो, ठेले, ट्रक वालों की रसीद, बिल मांगिए जो उस दहेज के सामान को बाजार से ढोकर लड़की वालों के घर तक लाए हों ताकि पति पक्ष को दिया जा सके। ये भी ना हो तो उन दुकानदारों के बयान मांगिए जिनकी दुकान से ये दहेज का सामान खरीदा गया हो। और यदि ये भी ना हो तो उस पैसे का हिसाब मांगिए, बैंक की एंट्रीज मांगिए, स्टेटमेंट मांगिए, पासबुक मांगिए जिससे दहेज का उपरोक्त सामान खरीदा गया हो। उन जानकारों व परिचितों और रिश्तेदारों के बयान व दस्तावेज मांगिए जिनसे धन उधार लेकर दहेज का सामान खरीदा गया हो। 90% तो पुलिस को पता होता है कि शादी में ज्वेलरी नकली होती है, इसलिए एल्बम वगैरह को लगाया नहीं जाता। लेकिन यदि किसी केस में लगा भी दिया गया हो तो उसके पिता की इनकम टैक्स रिटर्न और ज्ञात आय के स्रोतों पर सवाल उठाइए जिससे पता लग सके कि इतना सोना और इतने रत्न जवाहरात कहां से खरीदे गए थे। और यदि कुछ भी नहीं बताए, हर बात में कहे कि नहीं मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है, ऐसा कोई हमने डॉक्यूमेंट नहीं लगाया है, तो उससे वह जादू का मंत्र पूछिए जिससे बिना सबूत के ही इतना भारी दहेज तैयार कर दिया, लड़की के घर आ गया और वहां से विवाह में पति को दे दिया गया। लेकिन कहीं कोई दस्तावेज तैयार नहीं हुआ, किसी ने देखा नहीं, किसी ने बयान नहीं दिया। दूसरा पॉइंट होता है शादी के बाद की जाने वाली मारपीट। यह महाझूठ उजागर करने के लिए ऐसी कथित मारपीट के बाद महिला के फॉलो अप एक्शन जैसे माता पिता को सूचित करना, डॉक्टर को संपर्क करना, पुलिस को बता देना, कॉल करना आदि पर सवाल करके दिखाइए। ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं है और जो रिकॉर्ड पर नहीं है उसके आधार पर महिला का आरोप सिद्ध नहीं किया जा सकता है। उसको सजेशन दीजिए महिला को कि आपका आरोप झूठा है, इसीलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस मारपीट से संबंधित कोई सबूत नहीं मिला है। उस महिला की झूठी गवाही 2 मिनट में ढह जाएगी। तीसरा पॉइंट वह आमतौर से कहती है कि मेरा स्त्री धन हड़प लिया है। सवाल है कि यदि हम पहले ही यह साबित कर चुके हैं, अभी इसमें जो पहला पॉइंट गया है उसमें, कि उसके माता पिता से या उसके मायके से कुछ नहीं आया था, तो कौन सा स्त्री धन हड़पा गया बताओ हमको। कुछ लोग गलती करते हैं जो पुलिस के दबाव में आकर रिकवरी करवा देते हैं कि यह भी स्त्री धन था, यह भी स्त्री धन था, इसको भी ले जाओ, वो इसको भी ले जाओ। ऐसी गलती कभी ना करें। दहेज लेकर सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट की रिकवरी करवा देने से आपकी सजा पक्की हो जाती है। चोरी की और चोरी का माल बरामद हो गया तो इससे ज्यादा सजा के लिए और क्या चाहिए। सीधी बात है, जब दहेज लिया नहीं तो दें कहां से। कभी पुलिस को रिकवरी ना करवाएं, यह ध्यान रखें।
चौथा पॉइंट, ये महिलाएं जो कहती हैं वो देवर, जेठ, ससुर, नंदोई या किसी भी अन्य दूसरे पुरुष रिश्तेदार के ऊपर छेड़छाड़ या रेप का आरोप लगा देती हैं। वास्तव में ऐसे आरोप अरनेश कुमार की जजमेंट के बाद से आने लगे हैं। इनका उद्देश्य पति पक्ष को तत्काल जेल में भिजवा देना होता है, जो अब 498A के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से बंद हो चुका है। रेप का आरोप झूठा होने के कारण इसमें वह तीक्ष्णता नहीं होती। हम झूठे आरोपों के विषय में आपको निरंतर जानकारी देते रहते हैं, तो वहां उस स्रोत की जानकारी का उपयोग करके आप रेप के, छेड़छाड़ के झूठे आरोपों को भी खारिज कर सकते हैं। इन मामलों में रेप के आरोप लगाने के बाद खुद को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी पोक्सो एक्ट की तरह आरोपी पर नहीं आती है। तो आप निश्चिंत रहें, बिना अपने आरोप को सिद्ध किए महिला कुछ नहीं कर पाएगी। और अंत में महत्वपूर्ण यह है कि हर झूठे या सच्चे आरोप को केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। कोर्ट में जो सफलता मिलती है वह क्रॉस एग्जामिनेशन से मिलती है। एप्लीकेशन, कागजात और दूसरे प्रकार के सबूत जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से रिकॉर्ड पर नहीं लगा दिए जाते हैं तो वे एक कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं होते हैं। किसी कागज को या सबूत को कोर्ट द्वारा पढ़वाए जाने के लिए जरूरी है कि उसे केस फाइल के रिकॉर्ड पर पेवस्त करवा दिया जाए। जब भी कठिनाई हो तो सीधा इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता ली जाए। दिक्कत यही होती है कि एविडेंस में चूक जाते हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपका वर्तमान केस बिगड़ता है और आप अदालती शक्तियों के अधीन हो जाते हो। सजा और अपील का ऐसा चक्र चलता है जिससे आपका पूरा जीवन अकारत होकर नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। हमारा ध्येय है कि किसी पर झूठा आरोप ना लगे तो हम उसको बचा पाएं। इसलिए हम अपने हर मेंबर को हर मुमकिन कानूनी सहायता देते हैं, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं, 138 NI एक्ट की बात को समझाते हैं। सिविल हो या क्रिमिनल हो, हर केस में हम आपकी मदद करते हैं। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजकर मेंबर बनने का तरीका जान सकते हैं। अपने केस के विजेता बनने के लिए, बेहतरीन एडवोकेट बनने के लिए आप इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको अपनी सरल भाषा में प्राप्त होगी। आप वेबसाइट को देखें और अध्ययन करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रणाम।